Hello everyone, welcome to iConda Patna. I am Amit Anand and I am educator of LRDI. So today I am going to start a IPMAT session. What is IPMAT? It is integrated program in management. It is a 5 years integrated program, BBA plus MBA, conducted by IIM, Indian Institute of Management. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीमेट का सेशन। देखिए आईपीमेट 12 के बाद लोग क्या करते हैं, या तो आप सोचते हैं 12 के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो हम इंजीनियरिंग करने के लिए जाएंगे, जो इंजीनियर बनेंगे इंजीनियरिंग करके, या सोचते हैं जो हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे। ठीक है, और ये इसके बारे में आईपीमेट के बारे में बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है जो आईपीमेट प्रोग्राम है। अच्छे इंजीनियरिंग लोग करते हैं ना, आईटी से भी कर लेते हैं, मैक्सिमम अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं। वो करने के बाद भी लोग एमबीए करते हैं आईएम में जाके। अगर हम कहें जो 12 के बाद ही आप आईएम में जा सकते हो और आप 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकते हो, जहां आप बीबीए 3 साल करते हो, एमबीए 2 साल करते हो और आईएम नहीं करते हो, वहां से 5 इयर्स का प्रोग्राम करने के बाद आप एक अच्छे पैकेज पे चले जाते हो। इट इज ए बेस्ट ऑप्शन। आपको ये भी एक ऑप्शन में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये आज के जमाने में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में अपना कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हो, बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपीमेट में क्वेश्चन जो आते हैं उसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हम लिखे हैं वेन डायग्राम। ये टॉपिक है जो आप 11-12 में भी पढ़ते होंगे। वेन डायग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि वेन डायग्राम से किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है वेन डायग्राम, यहाँ क्या है डायग्राम? डायग्राम का मतलब हम क्या समझते हैं? एज ए पिक्चर, यानी कि कुछ डायग्राम आपको होगा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का रिप्लाई देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम क्या होता है ना, वेन डायग्राम मिनिमम होते हैं कितने? 2 वेरिएबल बेस्ड, 3 वेरिएबल बेस्ड, 4 वेरिएबल बेस्ड। 2 वेन डायग्राम का पिक्चर कुछ ऐसे बनता है, 3 वेन डायग्राम कहेंगे तो कुछ पिक्चर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको एक बॉक्स में हम रख लेते हैं अपने सुविधा के लिए, इसको भी एक बॉक्स में हम रख लेते हैं। क्लियर? हम यहाँ कुछ नाम देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, बाहर का पोर्शन को N बोल देते हैं। क्लियर? यहां भी बोल देते हैं P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, ये B है, और बाहर का पोर्शन N है। 2 वेन डायग्राम है तो किसी बेसिस पे दे देगा, यानी कि 2 वेन डायग्राम का नाम दे देगा, कोई सब्जेक्ट दे देगा, कोई फ्लावर्स दे देंगे, कुछ भी आपको दे सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का नाम आपको दे देंगे। जैसे हम पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं मैथ, और ये है DI। यहां पर हम लिख लेते हैं ये है मैथ, ये है LR और ये है DI। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वेन डायग्राम होता क्या है आखिर। जैसे वेन डायग्राम ना आपको बोलेगा बोथ, नन, इधर, नीदर, ओनली, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब वर्डिंग होते हैं वेन डायग्राम में जो आपके वर्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ लिखे हैं, DI लिखे हैं, हम कहेंगे मैथ और DI का कॉमन पोर्शन कौन है, तो कहेगा ये वाला कॉमन पोर्शन है ना। मैथ और DI का कॉमन पोर्शन तो यही है ना, तो कहेंगे मैथ। अगर हम बोलते हैं मैथ एंड DI तो आप कहिएगा क्यू, क्योंकि मैथ एंड DI यानी कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी दोनों को जो कंबाइन कर दे। हम कहेंगे मैथ, सुनते रहिएगा, ओनली मैथ। तो ओनली मैथ का मतलब है जो सिर्फ मैथ ही होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ और नहीं होने चाहिए। तो ऑन मैथ में तो ये पूरा पोर्शन है। ओनली मैथ में क्या आएंगे? ओनली मैथ में सिर्फ P आएंगे, क्योंकि Q मैथ में आ रहे हैं, लेकिन Q को लेंगे तो DI के अटैच हो जाएंगे ना, DI के भी कुछ पोर्शन अटैच हो जाएंगे। लेकिन हम कहे क्या? ओनली मैथ। ओनली मैथ का मतलब हुआ P। सेम इज कहेंगे ओनली DI, ओनली DI का मतलब हुआ R। अगर कहेंगे मैथ, सिर्फ हम कहें मैथ, तो मैथ का मतलब होता है मैथ के अंदर जो भी पोर्शन है उसको ले लो, P और Q, यानी P प्लस Q। कहेंगे DI, तो DI का मतलब ये दोनों पोर्शन को लेना, Q प्लस R। ओनली DI बोल रहे हैं तो R, DI से बोल रहे हैं तो DI के अंदर जो भी पोर्शन है, कोई भी अटैच है DI से, उससे मतलब नहीं है। DI के अंदर जो भी पोर्शन है सारे को ऐड कर देना, तो DI में Q प्लस R, मैथ में P प्लस Q। ओके, हम कहेंगे नीदर मैथ नॉट DI, ना तो मैथ है ना तो DI है, यानी कि मैथ और DI के पोर्शन में नहीं आते। तो कौन है? बाहर वाले पोर्शन, ना तो मैथ है ना तो वो DI है। अब हम इसमें कहते हैं, चलिए ये हम डेटा बना लेते हैं, ये पास का,
ये सारे स्टूडेंट का पास का डेटा है, तो कुछ फेल किए होंगे, तो हम कहेंगे फेल इन मैथ। तो मैथ में ओनली जो डेटा है ये तो पास वाला डेटा है, तो फेल कौन किए होंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मिला के, ये मैथ में ये पास का डेटा है, ये डीआई में पास किया, ये डीआई का पास का डेटा है, ये मैथ का पास डेटा है। तो हम कहेंगे दो सब्जेक्ट है मेरे पास, मैथ और डीआई। हम कहेंगे कोई बंदा जो है ओनली मैथ में पास किया है, तो ओनली डीआई में फेल किया होगा, ठीक है। तो ओनली मैथ में पास करने वाले कौन है, पी। तो ये कहां फेल किए होंगे, ओनली डीआई में जाके, ठीक है। हम सिर्फ ओनली मैथ में पास किया दो सब्जेक्ट, यानी कि ओनली डीआई में हम फेल कर गए, और ओनली डीआई में जो पास किए हैं वो ओनली मैथ में जाकर फेल कर जाएंगे, यानी कि रिवर्स हो जाता है फेल की कंडीशन में, ठीक है। अब हम कहेंगे बोथ में फेल करने वाले, तो बोथ में फेल करने वाले कौन है, यहाँ तो पास वाले क्यू, और दोनों में फेल करने वाले कौन है, एन, क्योंकि इससे पोर्शन पास का डेटा है, तो पास का डेटा हम बनाए, तो जो बाहर के होंगे वो फेल वाले होंगे, तो दोनों में फेल करने वाले कौन है, एन, तो एन यहाँ पे आ जाएंगे और पास वाले डेटा यहाँ चले जाएंगे, यानी कि रिवर्स हो जाते हैं। जब पास बना रहे हो तो ऐसे बनेगा, जब फेल बना रहे हो तो पी की जगह पे ये आर की जगह पे पी, क्यू की जगह पर एन और एन की जगह पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखते हैं ओनली मैथ, ठीक है। तो कहिएगा पी ओनली एल आर, क्यू ओनली डी आई, आर मैथ एंड एल आर। तो मैथ एंड एल आर का मतलब वो है कि पूरा पोर्शन मैथ और एल आर में आता है ना, तो कहिएगा एस प्लस बी। हम कहेंगे मैथ और डी आई, तो कहिएगा टी प्लस बी। हम कहेंगे मैथ एल आर प्लस डी आई, कहिएगा यू प्लस बी। हम कहेंगे ओनली मैथ प्लस एल आर, यानी ओनली मैथ और एल आर ही होंगे, तो कहिएगा जो डी आई को हटा देते हैं, तो मैथ और एल आर का कॉमन पोर्शन ये पूरा है, और कह रहे हैं ओनली मैथ एंड एल आर, इसका मतलब है एस ही लेंगे, हम सिर्फ भी नहीं लेंगे, क्योंकि भी के अंदर डी आई भी आ जाएंगे। हम कहेंगे ओनली एल आर एंड डी आई, कहिएगा यू। कहेंगे ओनली मैथ एंड डी आई, कहिएगा टी, ठीक है। हम कहेंगे एटलीस्ट वन, कहेंगे एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कम से कम एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा सारे नंबर ले सकते हैं, आपके जेब में कम से कम ₹1 होने चाहिए। इसका मतलब ₹1 से ज्यादा होगा तो कोई नुकसान है नहीं, तो कम से कम का मतलब है जितना आपको वो डिमांड कर रहा है ₹2 का ₹3 का, उतने होने चाहिए, उसके ऊपर जो भी है सारा कंडीशन सेटिस्फाइड। तो एटलीस्ट वन का मतलब है P Q R S T U V सारे वैल्यू को हमको लेना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 बोलेगा कम से कम 2, तो S T U और 2 से ऊपर P, ये भी लेंगे, ठीक है। एटमोस्ट आपको 2 बोला, एटमोस्ट एटलीस्ट का हो गया, एटमोस्ट अगर 2 बोल रहा है, एटमोस्ट 2 का मतलब होता है 2 और 2 से कम, तो 2 और 2 से कम में 2, 1 और 0 भी लेते हैं, 0 का मतलब होता है नन। तो एटमोस्ट 2 में कौन आएंगे सबसे पहले, S आएंगे, T आएंगे और U आएंगे। उसके बाद 1 में कौन आएंगे, P आएंगे, Q आएंगे और R आएंगे, और 0 में कौन आएंगे, नन यानी N आएंगे। तो ये हो जाता है, इस टाइप के कंसेप्ट आपसे बनते हैं, और ये सबको अगर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। आपको बस याद रखना है मैथ x, अगर यहाँ पे x स्टूडेंट है, डीआई में अगर यहाँ पे y स्टूडेंट है, और टोटल आपको गिवन है, टोटल आपको गिवन है, मान लीजिए 500 स्टूडेंट है, हमेशा याद रखिएगा टोटल जो आपको गिवन रहता है ना, ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहता है, क्या एग्जैक्ट। इसको अगर हम जेड मान लें, तो हमेशा याद रखिएगा जेड का जो इस दोनों का जो सम होता है x प्लस y का, ये हमेशा जेड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि जब आप x को ऐड कर रहे हो और y को ऐड कर रहे हो, तो ये q पोर्शन जो यहाँ का जो वैल्यू है 2 बार ऐड हो जा रहा है ना, q इसमें भी काउंट हो जा रहा है, मैथ में भी q डी में भी काउंट हो जा रहा है, और टोटल तो 500 है, उसमें से कुछ स्टूडेंट जो होंगे q वाले को मान लेते 25 है, तो 25 2 बार काउंट हो जा रहा है ना, 2 बार काउंट होंगे तो इससे ज्यादा हो ही जाएंगे, तो हमेशा x प्लस y का सम जो होगा वो z से ग्रेटर होगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, जो बताइए अगर हम ये पोर्शन लेंगे, आपसे ये पूछ दे यहाँ पे, जो सर ये मैथ है और ये डी है, बताइए जो मैथ x है और ये डी y है, हम कहते हैं x का वैल्यू ना, ये दोनों में से कोई वैल्यू रहेगा तो एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। तो कहिएगा अगर मान लेते हैं x मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, हम कहेंगे यहाँ का पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा यहाँ का पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 50 है और यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपसे पूछता है तो कहिएगा ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है ना, वही यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये दोनों में मिनिमम कौन है, 50, तो वही यहाँ का मैक्सिमम होगा। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि 50 से अगर एक भी ज्यादा कर दे तो इसको तो सेटिस्फाइड कर जाएगा,
लेकिन 50 से एक ज्यादा करने पे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरे घर का सम कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। अगर आप यहाँ 51 पुट कर दोगे कंडीशन को ब्रेक कर देगा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा ये। अगर पूछता है जो एटलीस्ट कहां तक जा सकते हैं, कम से कम वैल्यू कहां तक जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज मान लीजिए 70% दे दिया 50% दे दिया, तो आपको ये दोनों को ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करके 120%। और एक्चुअल में डेटा कितने का होता है, एक्चुअल में पूरा जो डेटे होते हैं, अगर स्टूडेंट का नंबर दे दिया कितने होंगे 100% ही होंगे ना। इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 20% आ जाएगी, जो यहाँ का एटलीस्ट वैल्यू होगा कम से कम इतना होने चाहिए। तो इस टाइप से बनते हैं सेट, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सब पीवाईक्यू में पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए उतना दिमाग नहीं लगाना, जो ये करना है मैथ में लोग पढ़ाने लगते हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं याद रखना ऐसा फॉर्मूला, क्वेश्चन से देखना है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, क्वेश्चन का रिप्लाई दे देना है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू हो रहा है, लिखने वाला एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना कम समय में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट लीजिएगा, सही एक्यूरेसी प्लस स्पीड पे वर्क कीजिएगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। In a class 60% and 68% student passed their physics and mathematics. Physics में कितने हैं 60%, mathematics में कितने हैं 68%. Then at least यानी पूछा कम से कम, at least यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। कह रहा है कम से कम यहाँ पे कितने होने चाहिए जो परसेंटेज में जो पास करे बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। तभी जस्ट बताया था, जब कम से कम पूछे तो ये दोनों को ऐड कर देना है, ये दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा 128% होगा ना, 128%। और क्या कहते हैं एक्चुअल में कितना परसेंटेज होता है मेरे पास, कोई भी डेटा का टोटल परसेंटेज होते हैं कितने 100%। इसमें इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 28% हो गया, यहाँ का आंसर 28%। बस रिप्लाई दे देना है, उतना नहीं है हमको पिक्चर बनाना, ये करना, जहां पर जरूरी होगा पिक्चर बनाएंगे, जहां नहीं जरूरी होगा डायरेक्ट रिप्लाई देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए क्लास स्टूडेंट आर असाइन्ड अ रोल नंबर फ्रॉम 1 to 140। एक क्लास में 1 से लेकर 140 तक रोल नंबर असाइन किया गया है स्टूडेंट को, यानी 140 स्टूडेंट भी होंगे, 1 2 3 को इस टाइप से असाइन किया रोल नंबर को। ऑल स्टूडेंट्स विद इवन रोल नंबर, इसमें जो भी इवन रोल नंबर आएंगे ना, ऑप्टेड क्या लिए वो क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट वाले होंगे। यानी क्रिकेट वाले कौन होंगे, जो इवन नंबर पे होंगे। इसमें जो इवन नंबर होंगे 2 4 6 है वो सब क्रिकेट वाले होंगे। ऑल दोज हुज रोल नंबर, ऑल दोज हु रोल नंबर, यहां से पता है, all those whose roll number are divided by 5, यानी जिनके रोल नंबर क्या होंगे डिवाइडेड बाय 5 होंगे, वो क्या लेंगे फुटबॉल लेंगे, क्या लेंगे फुटबॉल लेंगे, ठीक है। एंड दोज whose roll number are divided by 3, जिनके रोल नंबर किससे डिवाइड होंगे 3 से, वो क्या लेंगे बास्केटबॉल लेंगे, यानी कि बास्केटबॉल लेंगे। पूछ रहा है देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्टेड ऑफ एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो तीनों में से कोई भी स्पोर्ट को नहीं ऑप्ट किए होंगे। तो सबसे पहले है जो ये 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, 3 प्ले की बात कर रहा है ना आपको, तो 3 प्ले ऐसे लिखेंगे। देखिए आराम से रिप्लाई देंगे, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बस समझना है, उड़ा देना है क्वेश्चन को। आपको कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले क्रिकेट है फुटबॉल है, क्रिकेट है मेरे पास, फुटबॉल है मेरे पास, बास्केटबॉल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, मेरे पास आपके पास 140 रुपीज है, मान लेते हैं यहाँ रोल नंबर है, हम मान लेते हैं 140 रुपीज है। हम देंगे क्रिकेट वाले इवेंट नंबर वाले होंगे, यानी इवेंट नंबर 2 4 6 8 9। इवेंट नंबर का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 2, यानी जितना 2 का मल्टीपल आ जाए, हम कहेंगे आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है, इसमें इवेंट नंबर कितने होंगे 10 है ना, टोटल नंबर कितना है 10, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इवेंट नंबर कितने होंगे 5। तो कौन होंगे 2 4 6 8 और 10, ये 5 नंबर होंगे। तो
1 से लेकर 140 तक नंबर है, लेकिन इसमें इवन नंबर वाले कितने होंगे? कहेगा 140 अब बाय 2, 140 बाय 2 यानी कि 70, ये इवन नंबर वाले होंगे। ऐसे भी अगर 10 नंबर है उसमें 5 इवन होंगे, 5 ऑड होंगे। 140 मेरे पास नंबर है, 70 इवन होंगे, 70 ऑड होंगे, ठीक है। 50-50 डिवाइडेड बाय 5 फुटबॉल वाले होंगे, तो इसको 5 डिवाइड कर दीजिए। 140 डिवाइडेड 5, तो 5 2 10 और 8 हो गया 5 28, एंड 28 क्या होंगे? फुटबॉल वाले होंगे। बास्केटबॉल वाले कह रहे हैं, तो बास्केटबॉल वाले 3 से डिवाइड होंगे, तो कहिएगा बास्केटबॉल वाले 140 डिवाइड 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 3 6 जा 18। आप डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में नहीं जाना, डेसिमल का मतलब हुआ 3 से आप कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 46 नंबर ऐसे होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे इसमें। तो 3 4 जा 12 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 6 जा 18। तो इतना बोल सकते हैं क्रिकेट में मेरे पास कितने आए हैं? 70। फुटबॉल में कितने आए मेरे पास? 28। और बास्केटबॉल में कितने आए? 46। ये मेरे पास नंबर है, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इतना तो हम लगा लिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इतना हिंट दिया है, थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन को हिडन कर दिया है। हम अगर बोलते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल मिला के कितने होंगे, यानी क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट के इंडिविजुअल, फुटबॉल का ही है, बास्केटबॉल का ही है, हम कहेंगे क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने होंगे? क्या पूछे आपको? क्रिकेट एंड फुटबॉल कितने होंगे, ये पूछ रहे हैं ना। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब है नंबर तो मेरे पास कितने होंगे? 140 रहेंगे। अब ऐसा में बताइए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों आए इसमें, यानी क्रिकेट का भी पोर्शन है, फुटबॉल का भी पोर्शन है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल कॉमन पोर्शन, यानी कि यहां से यहां तक पूछ रहे क्रिकेट और फुटबॉल में कितने आएंगे, ठीक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल में कितने आएंगे, तो उसके लिए आपको है क्रिकेट किससे डिवाइड होगा? इवन नंबर यानी 2 से। फुटबॉल किससे डिवाइड होगा? 5 से। अच्छा, नॉर्मली अगर हम आपको कहें 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वैसे नंबर पहला कौन होगा? तो देखिएगा 2 से डिवाइड तो बहुत सारे नंबर, 3 से डिवाइड होने के लिए पहला नंबर क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब अगर पहला नंबर मिल गया ना, तो इसका मल्टीपल करते जाइए तो सारे नंबर हो जाएंगे 6 12 18 सो ऑन, यानी कि पहला नंबर आप मालूम कर लो, इसका मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे आंसर हो जाएंगे। तो 2 से और 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का भी मल्टीपल हमको खोजना पड़ेगा, 2 का भी मल्टीपल खोजना पड़ेगा, तो पहला नंबर 6 खोजे। तो 6 आया कैसे? यानी 2 और 3 का ये क्या है? एलसीएम है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6, यानी एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा, यानी पहला नंबर आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर हमको क्रिकेट एंड फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट किससे डिवाइड होगा? 2 से। फुटबॉल किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 14 आ जाएंगे, यानी क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। उसी टाइप से पूछे अगर हम क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितने होंगे मेरे पास, तो क्या क्रिकेट सर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। बास्केटबॉल किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो 140 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 2 12, 2 6 3 ये हो गया, 6 2 12 और 2 6 3। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल हो गए, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल हो गए। हम कहेंगे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बताइए, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बताइए कितने होंगे। कहेगा फुटबॉल से किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। बास्केटबॉल किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। तो सर 140 को ना 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 9 जब 135 5 रिमाइंडर से नहीं मतलब है। तो आप कहिएगा ये तो निकाल लिए। अच्छा सर क्रिकेट ऐसा हम करें, जो क्रिकेट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल तीनों हो तो कहिएगा नंबर तो सर 140 है। तो तीनों, क्रिकेट किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। फुटबॉल किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। और बास्केटबॉल किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। तो 2 5 3 का एलसीएम कितना होगा? कहिएगा सर 13 होगा, 30 होगा। 2 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो कहेगा सर ओके, तो इसको ना 30 से डिवाइड कर देते, 34 जा 120, फिर हो गया 35 से 150 हो जाएगा। तो ये भी हम निकाल लिए। अब मेरा आंसर आ गया। हम कहेंगे जी 4 है ना, तो क्रिकेट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल तीनों का कॉमन पोर्शन कहेगा ये बीच वाला होता है, तो 4 ये हो गए। अब ये 4 हो गए, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना लाए हम? क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना मेरे पास? 14, जिसमें 4 यही है, तो ये कितने हो जाएंगे? 10। क्रिकेट एंड फुटबॉल का कॉमन पोर्शन पूरा होगा, और जिसका वैल्यू 14 है, 14 में ये 4 पहले से है, तो ये हो जाएगा 10। हम कहेंगे क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितने हैं? कहेगा 23।
तो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल यानी कि 4 प्लस समथिंग इक्वल टू 23, तो कहेगा ये कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। उसी टाइप से कहेंगे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, कहेगा 9, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 9, तो 9 के लिए 4 है, यहां कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप तो सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, कहेगा 70 सर यहां पर 70 में 10, अब देखिए तीनों को प्लस करके इसमें माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगा। इसी टाइप से यहां पे 28 में तीनों को प्लस करके माइनस कर दें, ये निकल जाएगा। तो माइनस करना पूरा ऐड कीजिए या डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो कहेगा 70 में 90 को माइनस करते हैं, 90 और 90 प्लस 10 29 से 1 ले लीजिए यहां से 30, 70 में 30 को माइनस कीजिए 40, और 3 और माइनस कर दीजिए 37 हो जाएगा 37, ऐसे 31 59 70, यहां कहेगा 10 50 90 90 28 को माइनस करें तो 9, क्लियर है, उड़ा दीजिए कैलकुलेशन को, कुछ नहीं। 46 19 5 24 4 28 को 46 में माइनस करेंगे तो 30 और 16 यानी कि 18 हो जाएंगे, हो गए। यानी सारे पोर्शन का टोटल वैल्यू कितना आया, तो आप कहिएगा कोई भी एक अटैच कर लेते, ये टोटल कितना हुआ 70 हुए, 70 और 18 कितना हुए 88 हुए, 88 और 5 कितना हुए 93 हुए, 93 और 9 कितना हुए 102 हुए, कितना हुए 102 है। और मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना बताया, तो वो 140 बताया था, तो 140 में जो आपके खेलने वाले हैं जो ऑप्टेट कर रहे हैं वो कितने मेरे पास 102, यानी कि 140 102 ऑप्टेट कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का है 38, एंड 38 कोई भी सब्जेक्ट को ऑप्टेट नहीं कर रहे होंगे, आंसर हो गया मेरा 38। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। In a city 50% of the population can speak in exactly one language among Hindi, English, Tamil। 3 सब्जेक्ट की बात किया है, हिंदी का बात किया है, वो इंग्लिश की बात कर रहा है, वो तमिल की बात कर रहा है। ओके भाई, देखते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो ना, हम भी दिखा देंगे किसकी बात कर रहे हो। 50% स्टूडेंट जो है ना वो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज वाले हैं, हिंदी इंग्लिश तमिल में। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है, ओनली 1। एग्जैक्ट लिखा रहा है, इसका मतलब है ओनली 1, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 तो कहिएगा यहां पे हिंदी है पहला सब्जेक्ट, इंग्लिश है और तमिल है। तो एग्जैक्टली 1 हम मान लेते हैं यहाँ पे P है ये, Q है ये और R है ये, तो P Q R ये एग्जैक्टली 1 वाले में आएंगे। तो P प्लस Q प्लस R कितना बोल रहा है आपको 50% है। ओके, सेटिस्फाइड। आगे while 40% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक एटलीस्ट 2 ऑफ दिस 3 लैंग्वेज, यानी 40% ऐसे पॉपुलेशन है जो कम से कम ना 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं। एटलीस्ट 2 है तो 2 से ऊपर भी हो सकता है, तो 2 वाले पर्सन ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और 2 एटलीस्ट 2 है 2 से ऊपर ये भी हो जाएंगे। यानी इसको मान लेते हैं R है तो इसको मान लेते हैं S T U, ठीक है, और V ये मान लेते हैं। तो कहेंगे S प्लस T प्लस U प्लस V इक्वल टू कितना होगा 40%। ये नहीं कहेगा यही T यहां लिख दिया, मतलब मान लिया यहाँ पे STUV, ये तो T तमिल है, यहाँ तमिल लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा PQR का सम 50% है, STUV का सम 40% है, यानी दोनों से ऐड कर दें कि पूरे का सम आ जाएगा, पूरे का सम आ जाएगा। तो पूरे का सम तो 90% ही हुआ ना, तो 90% और 10% कहां गया, कहेगा सर 10% बाहर में मजे कर रहा है, क्योंकि सारे का सम कितना है 90%, तो यानी 10% कहां जाएंगे, तो इससे बाहर होंगे, सिंपल। Moreover, the number of people who cannot speak any of these 3 languages is twice the number of person who can speak all of these 3 languages। कह रहा है जितने भी people, the number of people who cannot speak any of these 3 languages, कह रहा है जो ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जो तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, कहेगा सर वो 10% है ना। कह रहा है ये नंबर जो है ना ट्वाइस है किसके, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, यानी ऑल द 3 लैंग्वेज कौन है, यू, ये वाले वैल्यू। कह रहा है इसका ये ट्वाइस है, तो इसका ये ट्वाइस है तो इसका ये हाफ होगा, पहले यू का वैल्यू कितना होगा 5% होगा। क्लियर, सिंपल। If 52% of the population can speak in हिंदी, यानी कि 52% पॉपुलेशन क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, यानी किसका वैल्यू कितना है 52% है। ओनली लगा रहा था, ओनली हिंदी, तो पी का वैल्यू होता, सिर्फ बोला हिंदी तो यानी टोटल की बात कर रहा है। एंड 25% ऑफ पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल। कह रहा है इंग्लिश एंड तमिल में एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज बोलने वाले 25% है।
तो इंग्लिश एंड तमिल एग्जैक्टली वन वाला कौन होगा? एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली क्यू और आर। तो कह रहा है क्यू प्लस आर जो होगा कितना होगा? 25% होगा। अच्छा यहाँ पे जो पूछा उसको जो पूछ रहा है, हम कहेंगे क्यू प्लस आर 25% है तो पी का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर 50% है तो q प्लस आर 25% है तो p भी 25% होगा। तो p का वैल्यू हम बता सकते हैं 25% होगा। u का वैल्यू तो निकाला है ना 5%, u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5% होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन स्पीक, देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी एंड इन एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज इंग्लिश एंड तमिल। करा ऐसे पर्सन कितने होंगे परसेंटेज में बताइए जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के साथ एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज इंग्लिश और तमिल बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वन बोला यानी कि हिंदी के साथ या तो इंग्लिश आने चाहिए, हिंदी के साथ या तो तमिल आने चाहिए, दोनों नहीं आ जाने चाहिए साथ में। तो हिंदी के साथ यानी हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी के साथ एग्जैक्टली वन मोर लैंग्वेज, हम इसको इग्नोर कर देंगे यू को। क्यों? क्योंकि हिंदी के साथ अगर यू लेते हैं तो यू में दोनों आ जाएंगे इंग्लिश एंड तमिल। लेकिन वो बोला हिंदी के साथ एग्जैक्टली वन ही, एक ही सब्जेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तो हिंदी के साथ इंग्लिश अटैच होनी चाहिए या हिंदी के साथ तमिल अटैच होनी चाहिए। हिंदी के साथ इंग्लिश तो कहिएगा एस, हिंदी के साथ तमिल तो कहिएगा टी। यानी पूछ रहा हूं एस और टी का वैल्यू बताइए, तो सिंपल है, ये 25% है, ये 5% है, टोटल 30% हो गए। ये पूरे का सम कितना होगा? 52%। तो 52% में 30% को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 22%। तो 22% जो होगा इसमें रिमाइंडर जो वैल्यू उसका सम होगा, वो कौन है? एस है और टी है। तो एस और टी का सम कितना हो जाएगा? 22% हो जाएगा। और यही पूछ रहा है हमसे, ये आंसर हो गया मेरे पास। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। है कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, ये गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट ये 100% श्योर है। प्रैक्टिस तो गधा भी करता है, क्यों परफेक्ट हो जाता है? नहीं ना, प्रैक्टिस भी होना चाहिए परफेक्ट और एकदम डायरेक्शन में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। इन ए स्कूल, कोई एक स्कूल है, चलो मान लेते हैं मेरा ही स्कूल, 70% of the boys like cricket and 50% of like football. Boys जो हैं 70% boys जो हैं क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं? 50%। सॉरी 70% बॉयज क्रिकेट वाले 70% है और फुटबॉल वाले 50% है। यही कह रहा है ना। तो कह रहा है बताइए इफ X% लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब फुटबॉल क्रिकेट बोथ वाला पूछ रहा है, तो बोथ वाले में क्या बोले थे ना, जब बोथ वाला चीज पूछ रहा हो तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो होगा। ये दोनों में मिनिमम कौन है? ये। तो दोनों का बोथ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 50%। तो पूछ रहा है एक्स का रेंज कहां से कहां तक है? आपको रेंज दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 50% से ज्यादा नहीं जा सकता है, यानी मैक्सिमम 50% होगा। तो अगर इस ऑप्शन को देखें तो एक्स की वैल्यू 70 के इक्वल है, 70 तो जा ही नहीं सकता, खत्म। एक्स का रेंज इक्वल टू 50 सही है, लेकिन ग्रेटर देन 50 भी बोला है, गलत है, क्योंकि 50 ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं। अब यहां बोला x की वैल्यू इक्वल टू 0, पॉसिबल है, x की वैल्यू लेस देन 0। अब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 यानी कि 20 से ऊपर, इसका मतलब है नहीं जा सकता है, ये भी गलत है। यहां बोला x की वैल्यू इक्वल टू 50, लेस देन 50 और 20 से लेस। अब 20 से लेस होगा, हम कहते हैं कि जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। और जब मिनिमम चाहिए हमको, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हमको मिनिमम चाहिए तो 120% है और एक्चुअल डेटा कितने का होता है? 100% का होता है। माइनस कर देंगे तो 20% हो जाएगा, तो 20% इसका मिनिमम हो जाएगा, यानी इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो x की वैल्यू 20 से ग्रेटर या 20 से लेस, 20 के इक्वल हो सकता है 50 से लेस। तो ये एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे भी बोल सकते थे 50% हो रहा है ना, तो 50% है और 70%, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है? 50%। जो मिनिमम वैल्यू होता है बोथ का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए 50% किसमें इक्वल है? इसमें इक्वल है, हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। कहीं यहाँ पे इक्वल है, हाँ, इस भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं 50 के इक्वल, लेकिन 50 से ग्रेटर भी ऑप्शन खत्म, या 50 के इक्वल 50 से लेस, हाँ, ये हो सकता है, बात खत्म। इतना ही देर में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ द 80 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 80 स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी 3 सब्जेक्ट में वो पार्टिसिपेट किए हैं।
इसमें 50 स्टूडेंट पास इन मैथ, 30 पास इन फिजिक्स, 40 पास इन केमिस्ट्री। तो कह रहा है एट मोस्ट 20 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स, एट मोस्ट 20 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एट मोस्ट 20 स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ। The maximum number of students who could have passed all 3 examination। इसमें लोग इंटरसेक्शन यूनियन लगाने लग जाते हैं, उसमें भी इधर उधर माइंड करने लग जाते हैं। नहीं करना है। जब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, ये तो देखा है जब एटमोस्ट पूछ रहा है, और आपको इंडिविजुअल भी दिया हुआ है, मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इंडिविजुअल कितने पास किए हैं, 50 हैं, 30 हैं और 40 हैं। और आगे का क्वेश्चन में आपको दोनों अटैच करके दे दे, यानी कि एटमोस्ट का कंडीशन दे दे और दो को अटैच करके दे दे। 20 स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स, 20 स्टूडेंट एटमोस्ट 20 दे दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एटमोस्ट फिर दे दिया 20 केमिस्ट्री एंड मैथ। तो आपको पहले क्या दे, टोटल वैल्यू बता दे, इंडिविजुअल वैल्यू बता दे और एटमोस्ट का दो करके अटैच करके दे दे, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है ऑल 3 सेक्शन वाले। कुछ नहीं करना है, आपको 80 लिखना है, सीधा दिमाग लगाइए, कोई मतलब फंक्शन नहीं याद रखना, ये फार्मूला होता है। और इंडिविजुअल वाले कितने हैं, 50 30 40, तीनों को ऐड कर देना है। इंडिविजुअल वाले को ऐड कर देना है, 50 30 80 और 40 कितना होगा 120। तो 120 हो गया, 120 जो वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू टोटल, इसमें इसको माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 40, ये 40 आ गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, एटमोस्ट वाले को ऐड कर देना है। एटमोस्ट वाले 20 है यहाँ पे, 20 है यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 20 20 कितना हुआ 60। अब 60 में 40 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 20। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑल 3 वाली यही हो जाएंगे। सिंपल है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है और हमको बेस्ट बनना है, गुड नहीं बनना है, बेटर नहीं बनना है, एवरेज नहीं बनना है, ऑलवेज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आई एम द ऑलवेज बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।